तो लास्ट के पार्ट में अपन ने पूरा सीडैक का मॉड्यूल और पूरा 6 मंथ का शेड्यूल समझा। इस पार्ट में अपन सीसी एंड प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे। तो हाउ वाज योर सीसी एंड मतलब कैसे प्रिपेयर किया तुमने पूरा मॉड्यूल को मैनेज करते, पूरा सीडैक का शेड्यूल मैनेज करके आपने सीसी को कैसे प्रिपरेशन किया, क्या प्रीरिक्विजिट किए और कितने मार्क्स आए आपको? सीसी जैसे कि कोर्स एंड एग्जाम होती है सीडैक के बाद, जिसपे मोस्ट ऑफ द चीज़ें डिपेंड करती है कि आगे प्लेसमेंट में शॉर्टलिस्टिंग वगैरह कैसी होगी। सो सीसी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीडैक के दौरान। हर एक चीज़ जो सीडैक में पढ़ाई जाती है, हर एक मॉड्यूल में जो चीज़ पढ़ते हो वो हर एक चीज़ सीसी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने सीसी के लिए प्लेसमेंट तो लास्ट में थोड़ा पीएल मिल जाता है अगर आपका सिलेबस जल्दी खत्म हो जाए। सो हमारा जस्ट 30 दिसंबर दिसंबर तक सिलेबस वगैरह पूरा कवर अप हो गया था। सो हम हमारे पास 10-12 दिन मिल गए थे। तो जैसे कि 10-12 दिन इनफ नहीं होते कि बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं और रिकॉल करना पड़ता है, हर एक दिन 2 पेपर होते हैं। सो जैसे कि स्विच करना मॉड्यूल में से, सो वो थोड़ा सा हार्ड जाता है। सो उसके लिए तो जैसे हर एक मॉड्यूल खत्म हो जाए थोड़ा सा मॉड्यूल में टच रखो, क्योंकि जो पहला मॉड्यूल हो गया था उसका कोर्स खत्म होते 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 उसका टच नहीं रहता कि उसमें क्या पढ़ा था, उसमें क्या चीज़ें हमने समझी थी। सो वो चीज़ें हो जाती है सीडैक में, क्योंकि वो फास्ट पेस से चलता है ये कोर्स। सो जैसे कि जब टाइम मिले तो चीज़ें रिवाइज करके रखो, खुद के नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बहुत ही काम आते हैं। एट द एंड किसी और की नोट्स से पढ़ सकते हो, लेकिन खुद के नोट्स होते हैं। सो और जो रही बात कि सनबीम वाले नोट्स वगैरह पूरा प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद का मोस्टली कुछ नहीं पूछते। एक आध मॉड्यूल ऐसा हो जाता है कि हमारा जैसा स्टैटिस्टिक्स हो गया था, क्योंकि उसका पेपर जो हमको मॉड्यूल में पढ़ाया था और जो एग्जाम में एक्चुअली आया, सो वो चीज़ें बहुत ही डिफरेंट थी। सो उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चों का यही हो गया था। सो लेकिन जो पढ़ाया है वो पहले कवर कर लो, और बाकी अगर टाइम बचा है तो सिलेबस क्रॉस चेक करके जो चीज़ें छूट गई है वो बाद में प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, तो मतलब और आपको सीसी में कितना मार्क्स आए थे? सीसी मार्क्स और आपके परसेंटेज बताओ और सीसी कितना इम्पोर्टेंट है ये इसके बारे में बताओ। सीसी मार्क्स एक्चुअली मुझे याद नहीं है कितने हैं, लेकिन सीसी परसेंटेज मेरे आई थिंक 86 थे। अच्छा, सीसी तो बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट आई है। थिंक 200 अबव हो गया ना, 216 क्या अबव हो गए, 84 म्हणल्यावरती 250 आय थिंक, 250. हा 270 काहीतरी होते, 217 असं काहीतरी. ओके ओके, सो 270, हाँ राइट। क्यों अभी अभी कितनी क्राइटेरिया है, क्योंकि हमारे टाइम पे एप्टीट्यूड का काउंट नहीं करते थे, तो आपके टाइम पे का एप्टीट्यूड का काउंट है क्या? एप्टीट्यूड एक्चुअली काउंट होता है, कि प्ले परसेंटेज एप्टीट्यूड के हिसाब से ही काउंट होता है। सो वो चीज़ मेरी छूट गई थी, क्योंकि मैंने टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस किया था, सो एप्टीट्यूड मेरा अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ था। सो लकीली इस टाइम पे एप्टीट्यूड का पेपर बहुत ही ईजी आया था, मतलब बहुत ही ईजी। बच्चों को लिटरली 40 आउट ऑफ 40 मिल रहे थे। सो वो अभी अभी 2 बैच से वो काउंट करना शुरू कर दिया उन्होंने। और लेकिन एग्जाम जो अपना जो सीसीपी पे आता है रिज्यूमे वगैरह, सो उसमें एप्टीट्यूड के मार्क्स इंक्लूड नहीं है, जैसे कि हमारे बैच तक था। तो मतलब कितना परसेंटेज चाहिए मिनिमम आप अपन को 20 कॉल्स लाने के लिए? परसेंटेज वो तो हर एक बैच पे और टफनेस ऑफ द एग्जाम पे डिपेंड करता है कि टॉपर कितना आया है, AIR 1 कितना आया है, और उसके हिसाब से चीज़ें डिसाइड होती है मोस्टली। सो ऐसा स्टैटिक बोल नहीं सकते कि इतना स्कोर लाओ तो सेफ होगा। वो डायनेमिकली चेंज होता रहता है। अगर हमने जैसे सुना था कि सीनियर से सुना था कि ज़्यादा अच्छे स्कोर सीसी में ज़्यादा अच्छे स्कोर भी मत करो, कि जल्दी जल्दी कॉल खत्म हो जाएंगे, जल्दी जल्दी कॉल आएंगे। सो एक दिन में दो दो कॉल, तीन तीन कॉल ऐसे होगा। सो वो जल्दी कॉल खत्म हो जाएंगे, ऐसा भी हो जाता है। सो लेकिन मेरे ज़्यादा ही आगे थे। मैंने ट्राई किया था कि सेफ जोन में रखूँ मेरे स्कोर को, लेकिन अच्छा स्कोर आ गया था। सो वो स्कोर तो हार्डली बैच पे डिपेंड करता है कि कितना सेफ स्कोर है। हाँ राइट राइट। हमारे टाइम तो 60% के अबव चाहिए था और 80 के बिलो चाहिए था, मतलब ज्यादा कॉल ना आए। तो ऐसा भी था कि जो सीएस के स्टूडेंट थे जिनको 60 70 आए ना, तो उनको डेली 4 कॉल आए थे। तो ऐसा था क्राइटेरिया, तो उसका कोई नहीं। तो उसके बाद बताओ कि
सीसी को कैसे मैनेज किया, सीसी को कैसे प्रिपेयर किया आपने? और कौन से लाइक मेरे टाइम पे मुझे लगा था कि मैं एमसीक्यू करूँगा प्रॉपर थ्योरी वाले, तो हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन ये थे कि थ्योरी से हो जाएगा, पर इतना प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस आए कि मतलब वहाँ पे अपना गेम हो गया। तो आपको मतलब आपके बारे में मतलब आपका कैसा था एक्सपीरियंस? एमसीक्यू के लिए, क्योंकि जो सीसी एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस्ड होती है, सो एमसीक्यू के लिए जस्ट थियरी पढ़ना इनफ नहीं है, एमसीक्यू भी लगाने पड़ते हैं, उसका भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। सो जैसे कि मैंने खुद के नोट्स बनाए थे अच्छे से, हर एक मॉड्यूल के अच्छे से नोट्स थे मेरे पास, जो भी मैंने पढ़ा था 6 महीने में वो पूरे नोट्स थे मेरे पास। और ऊपर से सनबीम ने भी टाइम टू टाइम सनबीम भी नोट्स अपडेट करते रहता है, सो वो भी फायदा हो गया। और वो नोट्स पढ़ लोगे तो उससे बाहर का मोस्टली चीज़ें नहीं आती। एक्सेप्शन हो जाता है कभी कई कई बार, जो हमारे केस में हो गया था स्टैटिस्टिक्स में। सो बहुत ही चीज़ें बाहर की थी, मतलब आधा पेपर तो जो सुना ही नहीं था ऐसे टॉपिक्स पे आया था, क्योंकि वो सिलेबस में था, एक्चुअली हमने वो प्रिपेयर नहीं किया था क्योंकि हमको वो पढ़ाया नहीं था। सो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। सो एमसीक्यू के लिए तो अभी एआई रिसोर्सेज बहुत है भाई, सिलेबस डालो चैट जीपीटी पे या कहीं पे जेमिनाई पे, सो एमसीक्यू जनरेट करके देगा टॉपिक वाइज। सो मैंने तो प्रैक्टिस वही से की थी, जैसे जितना ज़्यादा हो सके उतना एमसीक्यू लगाने की कोशिश करो, क्योंकि एट द एंड सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा अगर एमसीक्यू में, क्योंकि वो एमसीक्यू ऐसे उलझा के देते हैं कि हम दो ऑप्शन में या तीन ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो वो सिचुएशन हैंडल करने के लिए आपको तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा हो सके एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, और सिलेबस पर स्टिक करो कि जितना सिलेबस में दिया है वो चीज़ें पहले कवर कर लो। बाकी जो छूट रहा है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिलेबस में है लेकिन हमको पढ़ाई नहीं है, तो वो बाद में कवर करना। अब सीसी के बाद जो टाइम आता है प्लेसमेंट के लिए, तो वो कितना टाइम मिला आपको? हमको तो एक्चुअली कम टाइम मिला था, क्योंकि कैसा होता है कि पिछले बैच का प्लेसमेंट जब अगली बैच चालू होती है उस दिन पे स्टार्ट हो जाता है प्लेसमेंट। सो हमारा प्लेसमेंट तो जल्दी चालू हो गया था, मतलब हार्डली 20 15 या 20 दिन मिल गए थे सीसी के बाद। सो वही वही था कि हमने जैसे लैब फैकल्टी या हमने टीचर्स थे उनसे डिस्कस किया था कि वो बोले कि मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोजेक्ट वगैरह अच्छे से रिवाइज कर लो, एप्टीट्यूड अच्छे से कर लो, फिर जो कोडिंग क्वेश्चंस है वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि डीबीडीए के लिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज टेक्निकल राउंड रखती है, टेक्निकल मतलब वो कोडिंग राउंड। सो उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पाइथन के आते हैं और माईएसक्यूएल के आते हैं, माईएसक्यूएल के क्वेरीज वगैरह और पांडास के क्वेश्चंस आते हैं। सो उसके लिए वो 15 20 दिन मैंने प्रैक्टिस किया था, लीड कोड वगैरह अच्छे से किया था, एसक्यूएल 50 करके लीड कोड पे एक सीरीज है वो प्रैक्टिस की थी अच्छे से। और पेन और पेपर से भी एसक्यूएल क्वेरीज सॉल्व करने की प्रैक्टिस की थी, क्योंकि इंटरव्यूज में भी पेन और पेपर से पूछते हैं लिखने के लिए। ओके। तो उसके बाद मतलब जो आपका प्लेसमेंट कब स्टार्ट हुआ था और आपको टोटल कॉल कितने आए? हमारा प्लेसमेंट 11 फेब को चालू होगा था, 11 फरवरी। सो मुझे पहला कॉल सीडैक का आया था, सीडैक पुणे का। उसके इंटरव्यूज दिए थे मैंने, लेकिन इंटरव्यू कुछ अच्छा गया नहीं था, क्योंकि इंजीनियरिंग पे प्रोजेक्ट पे ज़्यादा पूछ लिया था उन्होंने, जो कि मैंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था। एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैंने सीडैक के दोनों प्रोजेक्ट अच्छे से रिवाइज करके गया था, लेकिन इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट छूट गया। सो उनको उन्होंने वही टारगेट किया, तो वो तो अच्छा गया नहीं था। लेकिन अगले दिन मुझे पैटर्न का कॉल था, फिर फोर्टिनेट और नेटवर्क का कॉल था। सो मेरे एक्चुअली 4 कॉल शेड्यूल थे, लेकिन मेरा सेकंड कॉल में हो गया था पैटर्न में। अच्छा, ओके। तो मतलब आपने सेकंड इंटरव्यू के लिए कितना क्या लेवल का प्रिपरेशन किया था? लाइक प्रोजेक्ट और कौन से इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है आपको जो जॉब दे सकते हैं? मतलब अपन को 7-8 मॉड्यूल पढ़ाते हैं, पर जॉब देने वाले मॉड्यूल थोड़े ही होते। तो वो कौन से मॉड्यूल्स है? आपने किस में फोकस किया और कैसे प्रिपेयर किया प्लेसमेंट के लिए ओनली? मॉड्यूल वाइज तो डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी क्या रोल ऑफर कर रही है, लेकिन जो अगर समराइज करना हो कि कौन से मॉड्यूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो जॉब देने वाले हैं, सो मोस्ट ऑफ द मॉड्यूल्स है कि पाइथन अच्छे से करना आना चाहिए, क्योंकि पाइथन के कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज कोडिंग टेस्ट लेती है। सो पाइथन के क्वेश्चंस होते हैं, फिर माई एसक्यूएल जो डेटाबेस का मॉड्यूल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अगर कंपनी डेटा इंजीनियर के लिए रोल के लिए आ रही है, तो वो
MySQL की क्वेरीज इंटरव्यू में भी पूछेगी और टेक्निकल टेस्ट में भी पूछेगी। सो वो एक इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है। फिर बिग डेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। अगर उससे प्रोजेक्ट किया है तो प्रोजेक्ट उसका अच्छे से करके जाओ। जो जो टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट की है वो टेक्नोलॉजी वो पूछेंगे ही पूछेंगे। फिर ML और DL का मॉड्यूल वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें अगर प्रोजेक्ट किया है अच्छे से ML में और DL में, तो जो जो प्रोजेक्ट में चीज़ें इम्प्लीमेंट किए है, सो उसका पूरा बेसिक्स वगैरह पूरा आना चाहिए कि ये चीज़ क्यों इम्प्लीमेंट की, ये चीज़ क्यों इम्प्लीमेंट नहीं की, उसका अल्टरनेटिव क्या था, तो तुमने डिसाइड कैसे किया कि यही करना है। सो ऐसे भी क्रॉस क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। सो उसके लिए भी तैयार तैयार रहना पड़ेगा। और जितना हो सके मॉक इंटरव्यूज की तैयारी कर लो। जो वन ऑन वन अगर कोई फ्रेंड हो तो उसके साथ वन ऑन वन इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर लो, उससे फायदा होगा। ओके, ओके। तो मतलब आपने ऐसे ऐसे प्रिपरेशन की, मतलब आपने ले लेता का मतलब किसके साथ वन ऑन वन इंटरव्यू लाइक प्रैक्टिस की थी क्या? एक्चुअली मैंने ऐसे कुछ प्रैक्टिस की नहीं थी। हमको सजेस्ट किया था कि ऐसा करो, लेकिन टाइम नहीं मिला था। और चीज़ें इतनी फास्ट पेस पे चल रही थी कि हर एक को अपनी अपनी खुद की तैयारी करनी रहती है। सो अगर मैं भी सजेस्ट करूंगा कि वन ऑन वन अगर इंटरव्यू हो सकता है तो उससे भी बहुत चीज़ें कवर अप हो जाती है कि अपने को पहले तो बोलने की हैबिट लग जाती है कि कैसा बोलना है इंटरव्यूज में। ये चीज पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपको आता भी है, लेकिन एक्सप्लेन कैसे करना है, उसको कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या क्या चीजें उसमें ऐड अप करनी है, कैसे एंड करना है। सो वो चीजें आपको वन ऑन वन इंटरव्यू से प्रैक्टिस से ही आती है। ओके। तो इसके बाद मतलब आपने जो बोला एसक्यूएल की लेवल के क्वेरीज एंड जावा जावा की और पाइथन की जो कोडिंग क्वेश्चंस थे, तो हम कितने एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या लेवल के कोडिंग क्वेश्चन और क्या लेवल की क्वेरीज आती है? जैसे कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज कोडिंग टेस्ट लेती है DBA के लिए भी। सो पाइथन में अगर ज़्यादा डेटा स्ट्रक्चर करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर ट्री कर लिया, डायनेमिक प्रोग्रामिंग वगैरह इतना लेवल का नहीं पूछते। और एक्सपेक्टेड भी नहीं होता कि आप इतने लेवल के क्वेश्चंस लगाओ। सो पाइथन के लिए मोस्टली जो पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर है, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और स्ट्रिंग वगैरह, ये इसी पे मोस्टली क्वेश्चंस वो पूछते हैं। और ज़्यादा हार्ड लेवल के भी क्वेश्चंस नहीं होंगे। मैं तो कहूँगा कि पाइथन में सो बिगनर या इंटरमीडिएट लेवल के भी क्वेश्चंस होंगे। MySQL के लिए तो ठीक ठाक से क्वेरी पूछते हैं, क्योंकि MySQL बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मीडियम लेवल के भी क्वेरी पूछते हैं। तो मोस्टली तो सिनेरियो बेस्ड होते हैं। तो उसके लिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लीड कोड या फिर हैकर रैंक, जहाँ से भी रिसोर्स मिले वहाँ से भी प्रैक्टिस करो। सो लेकिन कोडिंग टेस्ट लेते हैं, कोडिंग भी इम्पोर्टेंट है और टाइम टू टाइम उसकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके। तो टोटल आपके कितने राउंड्स हुए? और मतलब आप दूसरों से कैसा अलग स्टैंड आउट हुए और आपने पैटर्न को फोड़ा डायरेक्ट, तो मतलब क्या क्या अलग क्या किया था आपने? जैसे कि पैटर्न का प्रोसेस था कि पहले उन्होंने कोडिंग टेस्ट जो कंडक्ट किया था, उसमें उन्होंने दो पाइथन के क्वेश्चंस पूछे थे जो कि बोलूँगा कि बिगिनर टू इंटरमीडिएट ही थे। तीन एसक्यूएल की क्वेरीज पूछी थी, वो भी ठीक ठाक लेवल की ही थी, ज़्यादा हार्ड भी नहीं थी। और दो पांडास के क्वेश्चंस पूछे थे जो मैंने अच्छे से मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पांडास के क्वेश्चन भी पूछ लेंगे। सो वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो गया था मेरे लिए। और मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाया वो पांडास के, लेकिन लकीली मेरा जो पाइथन के क्वेश्चंस थे वो ऑप्टिमाइज लिखे थे मैंने। सो उस पे हो गया मेरा। पैटर्न के लिए उसके बाद एक टेक्निकल इंटरव्यू था और एक HR इंटरव्यू। दो ही इंटरव्यू थे। क्योंकि मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा पैटर्न ने 23 लोग शॉर्टलिस्ट किए थे इंटरव्यूज के लिए। मैं लास्ट बंदा था जिसका इंटरव्यू हुआ। कि मैंने तो अच्छा। उम्मीद छोड़ दी थी कि क्या ही होगा, लास्ट लास्ट वाले का तो मोस्टली नहीं होता है। हाँ, हाँ। वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ही, जैसे कि इंटरव्यू लेना है, तू आया है, तू दिन भर रुका है, तो इसलिए इंटरव्यू लेने के लिए इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी चीज़ में थोड़ा अलग हो गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नहीं होगा। सो इसलिए मैंने बहुत रिलैक्स होकर इंटरव्यू दिया कि प्रैक्टिस हो जाएगी इंटरव्यू के लिए। हम्म। सो उसी हिसाब से दिया था, लेकिन लक अच्छा था, हो गया भाई। अच्छा। तो आपको प्लेसमेंट का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा लगा? मतलब जो सेडक ने कंडक्ट किया था, कहाँ पे क्या लोकेशन थी और वहाँ पे आना जाना कितना दूर था, कहाँ पे स्टे किया और लाइक CCPP आईडी कैसा, मतलब उसका एक्सपीरियंस कैसा था?
सीडैक ने इस बार लोकेशन चेंज कर दिया था प्लेसमेंट के लिए, जैसे कि कॉमन प्लेसमेंट होता है। सो उन्होंने क्या किया था, पहले शिवाजी नगर में होता था। सो वहाँ से शिफ्ट करके अभी माड़ूंगे में ट्राई मोरो करके होटल है, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया था। फैसिलिटीज अच्छी है वहाँ पे होटल में, लेकिन वही है कि वहाँ का ऑप्शंस नहीं है स्टे करने के लिए। सो ओके। अगर स्टे करना है तो मोस्टली थोड़ा सा बाहर देखना पड़ेगा, मालूंगे गांव में देखना पड़ेगा या बानेर साइड में देखना पड़ेगा। यहाँ जहाँ आप रह रहे हो वहाँ पे वहीं पे अप डाउन कर सकते हो अगर गाड़ी वगैरह होगी तो तो वही वो थोड़ी दिक्कत दिक्कत आई थी क्योंकि वहाँ ऑप्शंस ज़्यादा अवेलेबल थे नहीं। बाकी प्लेसमेंट का ओवरऑल एक्सपीरियंस तो अच्छा था क्योंकि टाइम टू टाइम कम्युनिकेशन हो रहा था, इंस्टीट्यूट से भी हो रहा था, और जो अथॉरिटीज़ थी जो कंडक्ट कर रही थी, सो वो भी अच्छे से कम्युनिकेट कर रही थी, टाइम टू टाइम शेड्यूल वगैरह रिलीज हो रहा था। सो एक्सपीरियंस तो ओवरऑल अच्छा ही था। ओके। तो मतलब आपका कुछ करियर गैप था क्या? अगर था, मतलब अगर किसी का करियर गैप है तो मतलब सीडैक में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं क्या? और लाइक सीडैक इज अ गुड ऑप्शन फॉर स्विच इन आईटी। मेरा तो करियर गैप नहीं था। मैंने 25 में पास आउट किया इंजीनियरिंग। सो मैंने जून में मेरा कॉलेज खत्म हो गया, सो मैंने अगस्त में ज्वाइन कर लिया था सीडैक क्योंकि मुझे ऑप्शन दिख नहीं रहे थे। सो अब गैप तो नहीं था मेरा, लेकिन जैसे कि प्लेसमेंट में कुछ कुछ कंपनी है जो गैप को भी कंसिडर कर रही है कि शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया एक यही यही होता है कि अगर गैप है कि नहीं बीच में। अगर वर्क एक्स होगा तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आपका गैप है, सो वर्क एक्स के बीच में भी आपका गैप है, सो वो भी चीज़ें कंसिडर होती है शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। और वो ऐसे शॉर्ट लिस्टिंग ऐसे रैंडमली होता है, सो उसमें कुछ कह नहीं सकती कि यही यही चीज़ या यही क्राइटेरिया उसमें कंपनी ने लगाया। तो वो तो बता नहीं सकते, लेकिन गैप अगर नहीं नहीं होगा, सो वो तो अच्छा रहेगा प्लेसमेंट शॉर्टलिस्टिंग के लिए। मोस्ट ऑफ द कंपनीज फ्रेशर के लिए आती है। सो अगर ओके। आईटी में स्विच करना है तो सीडैक तो ऑप्शन अच्छा है अगर आप नॉन आईटी से हो। लेकिन वही है कि अभी जो मार्केट सिचुएशन है, सो वो इतनी अच्छी है नहीं। सो मतलब कॉल्स भी थोड़े से इरेगुलर आ रहे हैं, या बाद बाद में थोड़े से कंपनीज भी अलग अलग मतलब डोमेन में, क्योंकि हमारा डोमेन था डेटा इंजीनियरिंग या एआई इंजीनियरिंग, सो कंपनीज कुछ कुछ डेवलपमेंट के लिए भी आ रही है। सो कुछ कुछ कंपनी ऐसे ही कि ऑफ द टॉपिक कोई सवाल पूछ रही है, सो ऐसा भी हो रहा है। सो ऑप्शन अगर आप आपको लगता है कि आप पूरा 6 महीना अच्छे से कर पाओगे, सो सीडेक अच्छा ऑप्शन है अगर आईटी में स्विच होना है। लेकिन वही है कि मार्केट सिचुएशन उतनी बैलेंस आउट है नहीं, तो जितना लग रहा है कि ओके। तो एट द एंड आपको क्या लग रहा है, सीडैक की रियलिटी क्या है? मतलब जो हाइप बना के रखा है, जो हाई पैकेज के लिए आप आपको अच्छा पैकेज मिला क्योंकि आप उतने टैलेंटेड थे, पर बाकी के जो स्टूडेंट है जो आपका 15 लाख का 16 लाख का पैकेज देख के आ रहे, तो मतलब उनको एक रियलिटी चेक क्या देना चाहोगे? क्योंकि अपन ये वीडियो डालने वाले, तो आपको इन्फ्लुएंस करके बहुत सारे बंदे आने वाले हैं, तो थोड़ा एक रियलिटी चेक भी दे दो, जिसकी वजह से ऐसा ना हो कि कोई भी मुंह उठा के आ गया लाइक नॉन आईटी वाला, और मैं इतना पैकेज लूंगा और आदित्य भाई को फॉलो करूंगा, तो मतलब हो जाएगा आदित्य भाई के टिप्स। तो मतलब वो पूरा रियलिटी के बारे में बताओ, मतलब ए टू जेड बताओ जो भी आपके माइंड में है। लाइक फ्लुएंट मैं पहले से क्लियर करता, मैंने अभी जो भी वीडियो डाले सभी रियलिटी वाले डाले हैं, तो यहाँ पे कुछ मतलब फेक वगैरह नहीं है, तो आप जो भी आपके माइंड में बेसिक ए टू जेड जो भी रियल है वो। देखो भाई, जैसे कि मैंने बोला कि मार्केट सिचुएशन उतनी अ, अच्छी है नहीं या फेवरिंग है नहीं अपने करियर के लिए। सो आईटी में तो मोस्टली मोस्टली यही है कि नॉन आईटी वालों वालों के लिए तो ऑप्शन है स्विच करने के लिए, लेकिन एक्चुअली रियलिटी ये है कि आपको अगर अपस्किल करना है, सो सीडाई इज़ द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि उसके बाद भी हो जाएगा आपका। कि मोस्ट ऑफ द मेरे मेरे भी फ्रेंड्स हैं जो थोड़ा सा अभी स्ट्रगल हो रहा है कि कंपनीज इरेगुलर आ रही है। सो ऐसा भी हो रहा है अभी अभी। सो ऐसा भी नहीं है कि आप सीडैक में आओगे और आपके 6 महीने कुछ निकालोगे दोस्त और ऐसे भी आपका हो होंगे जाएगा। जिनके कॉल्स खत्म हो गए हो, और कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जिनको एक दो ही कॉल आ गए हो। हाँ, वो तो हो गया है, मतलब कुछ कुछ दोस्तों के खत्म होने आए, 15-16 कॉल हो गए।
ऐसा भी है कि वो पैनिक सिचुएशन आ जाती है कि नहीं हो रहा, कॉल खत्म हो रहे, ऐसा-वैसा। सो ये भी चीज़ें हैं। और जिनको कॉल नहीं आ रहे उनका भी थोड़ा-सा कि कंपनीज़ अभी क्योंकि आज की डेट पे वो जहाँ पे एक्चुअल सीडैक का कॉमन प्लेसमेंट होता है, तो वहाँ का प्लेसमेंट खत्म हो गया है। सो अगर ये कंपनी आएँगी भी तो वो भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में आएँगी। सो अभी तो मतलब सिचुएशन समझ सकते हो कि इतनी अच्छी है नहीं क जॉब के लिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब नहीं मिलेगा। अगर अच्छे से करोगे, हार्ड वर्क करोगे, कम्युनिकेशन पे काम करोगे, सो अगर गैप नहीं है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपके फ़ेवर में है, तो हो जाएगा। लेकिन हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। अच्छा। ओके, तो ओवरऑल अपन ने क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए। सबके जो डाउट्स आते हैं मुझे वो आपने कंप्लीट कर दिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस। एंड आपका मतलब कितने कितने दिन हो गए आपको पैटर्न ज्वाइन करके? कैसी फीलिंग थी? कैसा कल्चर है वहाँ का? अब कैसा लग रहा है कॉर्पोरेट में आके एज अ स्टूडेंट से डेटा इंजीनियर बन के? तो मेरा जैसे कि मेरा पहला ही जॉब है कि मैंने कभी प्रीवियसली वर्क एक्स नहीं है मेरा। पहला ही जॉब वाला एक्सपीरियंस है। उसके लिए तो एक्साइटेड हूँ। पैटर्न का जो कल्चर है जैसा सुना था वैसा ही कल्चर है। मतलब एकदम फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। सब लोग अच्छे से बात करते हैं, सब लोग अच्छे से काम करते हैं। ऐसा कोई प्रेशर है नहीं कि यही काम आज के दिन पूरा होना ही चाहिए या 9 घंटे बैठना ही चाहिए। उसके उसके लिए तो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। जैसे कि मेरे मेरे लिए तो एज़ अ फ्रेशर, एज़ अ बिगिनर बहुत ही अच्छी कंपनी है। और अपॉर्च्युनिटी भी बहुत अच्छी है और रोल भी अच्छा मिल गया है। लकीली टीम भी बहुत अच्छी है जो सपोर्टिव है। जैसे कि मेरा अभी 2 तारीख से जॉइनिंग हुआ है, 2 मार्च से। अभी तो जस्ट ऑनबोर्डिंग के फॉर्मेलिटीज़ वगैरह कंप्लीट हो गई है और मैं वर्क फ्लो वगैरह देख रहा हूँ कि कैसे-कैसे चीज़ें काम कर रही है कंपनी में। उसमें भी मेरे टीममेट्स जो है जैसे कि मैनेजर हो गए या जो प्रीवियसली जो काम कर रहे हैं टीम में, वो भी बहुत सपोर्टिव है। अगर कुछ डाउट आए तो पूछ सकते हो, वो पूरा रिज़ॉल्व करके देंगे। यही। ओके। सच में आपका आपको जो कंपनी मिले वो सच में सबके लिए ड्रीम होती है, इतना अच्छा पैकेज मिलना। तो ओवरऑल एट द एंड हैप्पी फॉर यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। एंड एट द एंड आपको क्या बताना है अपन अपने चैनल के बारे में, अपने चैनल के बारे में जो आपको कुछ हेल्प हुआ? या जैसे कि मैंने बोला कि जैसे मेरा इंजीनियरिंग खत्म हो गया था कि मैं ऑप्शन ढूँढ रहा था कि क्या-क्या करूँ। उसके लिए तो मैंने रैंडमली चीज़ें सर्च करना शुरू कर दी। मुझे मेरे सजेशन में आया था कि सीडैक के बारे में जो वीडियो था आपका, उस वीडियो ने मेरी काफ़ी मदद की कि सीडैक क्या होता है, मुझे पता नहीं था पहले। जैसे कि ऑप्शन था नहीं तो मैं थोड़ा पैनिक हो गया था कि क्या-क्या चीज़ें कर सकता हूँ अभी आगे, क्योंकि दोस्त वगैरह प्लेस हो गए थे इंजीनियरिंग से ही। वो चीज़ें थी। उस टाइम आपके चैनल ने बहुत हेल्प की। पूरा मतलब प्रिपरेशन कैसे करना है सीटेट के लिए, सीडैक क्या होता है, कौन-सा कोर्स लेना चाहिए। ऊपर से मतलब जो सीनियर्स थे उनसे कनेक्ट किया, उ उससे उनसे अच्छी मदद मिली। सो ओवरऑल तो मैंने तो आपका ही चैनल फ़ॉलो किया था, उसी से मेरा पूरा सीडैक का एंट्री हो गया। अच्छा, अच्छा। एंड लकीली मुझे अपॉर्चुनिटी मिली आपका इंटरव्यू लेने की पॉडकास्ट। So it was nice. So thank you for joining me and attending my podcast. सच में अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। एंड होप हमारे सब्सक्राइबर को भी उनके सब सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे इससे। एंड इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू फॉर joining my podcast and thank you for all till watching here. Uh, जय शिवराय।